हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित बंसल फ्रॉम कुचामन सिटी। आज आपके सामने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स या बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग पढ़ने से पहले अकाउंटिंग के जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही बेस्ट चैप्टर अकाउंटिंग के लिए। इसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है कैपिटल। देखो बच्चों, इंग्लिश में कैपिटल मीन्स राजधानी भी होता है, कैपिटल मीन्स बड़ा भी होता है, और लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग की टर्म्स में कैपिटल को हम बोलेंगे पूंजी, जिसको हिंदी में बोला जाता है पूंजी। यहाँ पे इसका मतलब राजधानी या बड़े से नहीं लगाना है। यहाँ पे अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी का मीन्स होता है पूंजी। तो देखो कैपिटल किसको कहते हैं? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर in a business। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस, कि एक प्रोप्राइटर द्वारा बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। दैट मीन्स कैपिटल। देखो समझते हैं इसे। ये राम, ये हमारा बिजनेस, ये और राम। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टार्टिंग हमें क्या चाहिए? पैसे चाहिए, या कुछ हमें गुड्स चाहिए, या हमें फर्नीचर चाहिए, या हमें लैंड चाहिए, या बिल्डिंग चाहिए। ये सारी कुछ बेसिक हमारे पास कुछ होगा तभी हम क्या कर सकते हैं? बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इनके बिना तो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। या तो पैसे चाहिए, या हमारे पास में ऐसा कुछ लैंड, बिल्डिंग वगैरह, प्लांट, मशीनरी, ये सब चाहिए। उसके साथ ही हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ये जो राम बिजनेस में जो भी कुछ लाता है, जैसे अमाउंट, जिसको हम कैश या चेक भी हो सकता है, फर्नीचर या बिल्डिंग, जो भी कुछ राम द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया या बिजनेस में लगाया गया, इन सब को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोला जाएगा। दैट इज नॉन एज कैपिटल। कि एक प्रोप्राइटर द्वारा उसके पास जो भी अमाउंट है, जो भी कैश है, चेक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, जो भी एसेट्स है, वो सब कुछ अगर बिजनेस में जो भी लगाता है, उस सब को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, क्लियर? सेकंड टर्मिनोलॉजी होती है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? देखो, ड्राइंग हम कह सकते हैं एनी कैश या वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर, जिसको आप प्रोप्राइटर भी बोल सकते हो, फॉर पर्सनल यूज। देखो ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग का मीन सिंपल है कि एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। कि यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो राम है, जो क्या है यहाँ पे, इसको राम क्या होगा? यहाँ पे प्रोप्राइटर कह सकते हैं, या इसको हम ओनर भी कह सकते हैं। जो बिजनेस का क्या होता है? मालिक होता है, उसको हम प्रोप्राइटर या ओनर बोलते हैं। यहाँ पे उसने, आपने देखा, अमाउंट इन्वेस्ट किया, फर्नीचर इन्वेस्ट किया, बिल्डिंग इन्वेस्ट किया, इन सबको हमने क्या बोला? कैपिटल बोला।
जैसे इसने यहाँ पे बिजनेस में लगाए थे 1 लाख रुपीज, ठीक है, 1 लाख रुपीज कैश इन्वेस्ट किया था, 50,000 रुपीज का फर्नीचर इन्वेस्टमेंट किया था। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ड्राइंग क्या होता है। आपने बिजनेस में जो भी कुछ लगा रखा है, जो भी आपके बिजनेस में है, उस बिजनेस में से अगर प्रोप्राइटर या जो भी ओनर होता है वो अपने पर्सनल यूज के लिए उसमें से वापस निकाल लेता है, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए वापस निकाल लेता है। जैसे आपने 1 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट किया, 50,000 रुपीज का फर्नीचर, तो देखो इसने माना अपन ने 10,000 रुपीज कैश विड्रॉल कर लिया और 5,000 रुपीज का क्या कर लिया, फर्नीचर विड्रॉल कर लिया, मतलब इतना इसने कम कर लिया। यानी इससे क्या हुआ, रेड्यूसेज दी कैपिटल, इससे क्या हुआ, कैपिटल क्या हुई उसकी, रेड्यूस हुई। तो कैपिटल का जो रेड्यूस होना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी ये 10 और 5 यानी 15,000, दैट मीन्स ड्रॉइंग। ये 15,000 रुपीज क्या होगी, ड्रॉइंग। कि एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से वो जो भी कुछ निकाल लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। सिंपल मीनिंग, रेड्यूसेस द कैपिटल होना या कैपिटल का रेड्यूस होना ही ड्रॉइंग होता है। टर्मिनोलॉजी नंबर 3, टर्मिनोलॉजी 3 होती है जिसमें हम बोलते हैं इसको लाइबिलिटीज। देखो लाइबिलिटीज द अमाउंट, क्या होती है लाइबिलिटीज, द अमाउंट आर विच द फर्म owes to outsiders। देखो क्या होता है लाइबिलिटीज, यानी द अमाउंट आर विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि बिजनेस पे एक तरह से क्या होना, बोझ, सिंपल मीनिंग में बोझ, या जिसको हम बर्डन भी बोल सकते हैं। लाइबिलिटीज क्या होती है, बिजनेस पे बर्डन होता है। लाइबिलिटीज बिजनेस के लिए क्या होता है, बोझ होता है, जो बिजनेस को एक टाइम के बाद में पे करना होता है। ठीक है, यानी बिजनेस को एक टाइम पश्चात क्या करना पड़ेगा, पे करना होगा। लाइबिलिटीज बिजनेस के लिए क्या होता है, एक तरह से बर्डन होता है, जो सिंपल मीनिंग में बताया मैंने। द अमाउंट आर विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर, यानी बिजनेस से जो भी आउटसाइडर्स है, जिनसे आपने सामान खरीद रखा है उधार में, जिनसे आपने कुछ ले रखा है उधार में, जिनको अभी पैसे दिए नहीं है, वो आपके बिजनेस के लिए वो क्या होंगे, आउटसाइडर होंगे। और वो बिजनेस के लिए क्या होता है, बर्डन होता है कि उनको आपको क्या होगा, एक टाइम बाद में पेमेंट करना होगा। वो हमारी क्या होती है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, जिसे फर्म या व्यवसाय द्वारा उनको पे करना होता है, वो होती है लाइबिलिटीज। ओके, देखो लाइबिलिटीज आर बेसिक, लाइबिलिटीज आर बेसिक 2 टाइप्स, इसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज और सेकंड ऑफ ऑल करंट लाइबिलिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन करंट लाइबिलिटीज, सेकंड करंट लाइबिलिटीज। तो देखो फर्स्ट नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है जिनका पेमेंट बिजनेस को आफ्टर 1 ईयर के बाद में पेमेंट करना होता है। मतलब जो 1 साल के बाद, यानी जिनका पेमेंट हमें 1 साल के बाद पे करना है, उनको हम नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। यानी यहां लिख सकते हो आप, विच फॉर ड्यूज फॉर पेमेंट इन लॉन्ग पीरियड।
यानी जिसका पेमेंट हमें एक लॉन्ग पीरियड के बाद में करना है। इसे आगे लिख सकते हो मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। यानी यानी हमारे बिजनेस ने कुछ भी अगर किसी से जैसे उधार ले रखा है, जैसे बिल्डिंग परचेज की थी, अभी उसको पैसा नहीं दिया, तो उसका पैसा अगर हमें 1 साल के बाद देना होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, यानी जो बिजनेस पे बर्डन है लेकिन आफ्टर 1 ईयर, यानी जिसको हमें 5 साल बाद में पेमेंट करना है, 10 साल बाद में पे करना है या 20 साल बाद में पे करना है, उनको हम नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या क्या हो सकती है नॉन करंट लाइबिलिटीज? जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, जैसे आपके बिजनेस ने बैंक से लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है और वो लोन जैसे 20 ईयर्स का है, 20 ईयर्स के बाद आपको पेमेंट करना है, तो वो आपके लिए बिजनेस के लिए क्या होगी? नॉन करंट लाइबिलिटीज होगी। नेक्स्ट सेकंड करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में क्या होता है? जिसमें हमें पेमेंट, इसमें लिख सकते हो आप विच आर टू बी पेड, विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर। इसमें लिख सकते हो आप नॉर्मली विद इन 1 ईयर, यानी जिसका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर अंदर करना होता है, विद इन 1 ईयर के अंदर करना होता है या विद इन 12 मंथ के अंदर करना होता है, उसको हम करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, यानी फ्यूचर में हमें एक साल के अंदर अंदर जिसका पेमेंट करना होता है उसको हम करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। ओके, अब करंट लाइबिलिटीज जैसे क्रेडिटर, जो हमारी करंट लाइबिलिटीज होती है। अदर देन बिल्स पेबल, वो भी हमारी करंट लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है, अगर आपने शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है यानी जिसका पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर करना होता है, तो वो भी हमारे बिजनेस के लिए क्या होगी? करंट लाइबिलिटीज होगी। क्लियर? कि लाइबिलिटीज आर बेसिक 2 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन करंट लाइबिलिटीज, सेकंड करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज दैट मीन्स उसका हमें पेमेंट आफ्टर 1 ईयर करना होता है, और करंट लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर करना होता है उसको करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। फर्स्ट कैपिटल, सेकंड ड्राइंग, थर्ड लाइबिलिटीज। फोर्थ होता है जो इंपॉर्टेंट होता है जिसको बोलते हैं असेट्स, जो आपने पहले भी सुना होगा कि जो हम इसको हिंदी में बोलते हैं संपत्तियां, कि आपके पास क्या क्या है जिनसे आप बेच के पैसे कमा सकते हो या पैसे ले सकते हो, जिनसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। ठीक है, जिनको हम कैश कन्वर्ट कर सकते हैं या कैश में कन्वर्ट करके हमारे पास पैसे आ सकते हैं, इनको हम बोलते हैं एसेट्स। देखो एसेट्स क्या होती है, इसमें लिखते हैं अपन एनीथिंग विच इज in the positions or is the property of a business enterprises get cash or benefit to sold by assets, यानी असेट्स को बेचने से हमें अगर बेनिफिट मिलता है या कैश मिलता है, पैसा मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं।
ठीक है। एनीथिंग विच इज द पोजेशंस और इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस, यानी जो बिजनेस की क्या है, प्रॉपर्टी है, जो बिजनेस में लगी हुई है, बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई है। एंटरप्राइजेस गेट कैश और बेनिफिट टू सोल्ड बाई एसेट, ठीक है। एंटरप्राइजेस गेट कैश और बेनिफिट टू सोल्ड बाई एसेट्स, यानी जिसको हम बेचने से पैसा मिल सकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। यानी एक तरह से इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड assets. Assets are basically three types. Assets are basically three types, जिसमें फर्स्ट होती है नॉन करंट एसेट्स, सेकंड होती है करंट एसेट्स, और थर्ड होती है फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। एसेट्स आर बेसिकली थ्री टाइप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन करंट एसेट्स, सेकंड करंट एसेट्स, थर्ड होती है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी हमें पढ़ना है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। देखो फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स क्या होती है। नॉन करंट एसेट्स होती है जो बिजनेस जिसको बेसिकली लॉन्ग टाइम के लिए परचेज करता है, यानी जो बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट की जाती है, वो होती है नॉन करंट एसेट्स। इसमें बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं टेंजिबल एसेट्स और नॉन टेंजिबल एसेट्स। बेसिकली टू टाइप्स होती है नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होती है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो होती है टेंजिबल एसेट्स। जिसको देख नहीं सकते हैं नॉन टेंजिबल, जिसको टच नहीं कर सकते हैं नॉन टेंजिबल एसेट्स। क्लियर सर, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। देखो टेंजिबल एसेट्स क्या होती है। टेंजिबल एसेट्स हो सकती है जैसे बिल्डिंग, बिजनेस का फर्नीचर, बिजनेस में कोई लैंड, ये सब क्या होती है, टेंजिबल एसेट्स होती है, ठीक है, बहुत सारी होती है एटसेट्रा। और नॉन टेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी होती है, इसका बेस्ट एग्जांपल गुडविल, जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, ना ही हम छू सकते हैं। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या होती है, नॉन टेंजिबल एसेट्स होती है, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं। क्लियर। नॉन करंट एसेट्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजिबल, सेकंड नॉन टेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, दैट मीन्स बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड एटसेट्रा। ठीक है। नॉन टेंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लाइक देन गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लाइक देन बहुत सारे होते हैं, ऐसे होती है नॉन टेंजिबल एसेट्स। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स होती है जो एक शॉर्ट पीरियड के लिए परचेज की जाती है, शॉर्ट टर्म के बाद में, एक शॉर्ट पीरियड के बाद में उनको क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है और उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और वो शॉर्ट पीरियड क्या होता है, वो होता है विद इन 1 ईयर, जिसको 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया जाता है और कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। ठीक है। देखो करंट एसेट्स के लिए दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिसमें हम जिस एसेट्स को 1 साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर कन्वर्ट इनटू कैश, हम 1 साल के अंदर अंदर जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। ठीक है। जो कौन कौन सी हो सकती है, स्टॉक, डेटर्स,
प्रीपेड एक्सपेंसेज, बिल रिसीवेबल, ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारी करंट असेट्स होती है जिसको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है करंट असेट्स। नेक्स्ट होता है फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर यहां तक? इसके बाद में नेक्स्ट हमारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी रहेगी डेटर्स। देखो बच्चों, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो 5 नंबर टर्मिनोलॉजी है डेटर्स। डेटर्स क्या होता है, या डेटर्स किसको कहा जाता है, या अकाउंटिंग में इस डेटर्स का क्या मीनिंग होता है, वो लिखते हैं अपन। डेटर इज ए पर्सन और एन एंटिटी who owes amount to the enterprise against credit sale of goods या सर्विसेज रेंडर्स। देखो, डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स इज ए पर्सन और एंटिटी हु ऑज अमाउंट टू द एंटरप्राइजेज अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्स। देखो, डेटर्स का मीनिंग क्या होता है, देखो समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। यह हमारा बिजनेस, इस बिजनेस ने इस राम नाम के पर्सन को, इस राम नाम के बंदे को क्या किया, गुड्स सोल्ड किया। इस बिजनेस ने इस राम नाम के बंदे को गुड्स सोल्ड किया 10,000 रुपीज का। बिजनेस ने इस राम नाम के बंदे को 10,000 रुपये का माल बेचा। ओके, लेकिन ये जो बिजनेस ने इस राम की नाम के व्यक्ति को जो माल बेचा है, अब ये राम नाम का व्यक्ति क्या कहता है कि मैं 10,000 रुपये आपको अभी कैश नहीं दे सकता। मैं आपने जो 10,000 रुपये का मुझे माल दिया है, मैं 10,000 रुपये आपको अभी पेमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये जो पेमेंट है 10,000 रुपये, वो मैं आपको आफ्टर 2 मंथ पे कर दूंगा। आफ्टर कितने मंथ? 2 मंथ। यानी ये जो पेमेंट है 10,000 रुपये, वो अभी तो मैं नहीं दे सकता आपको, लेकिन आफ्टर 2 मंथ में आपको ये क्या कर दूंगा, दे दूंगा। ओके, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं 2 महीने बाद में आपका पेमेंट 10,000 रुपये पे कर दूंगा। ठीक है, ये अभी पेमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन 2 महीने बाद में ये क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। तो इसका मीन्स यहाँ पे जो राम नाम का जो व्यक्ति होगा, वो बिजनेस के लिए क्या होगा, डेटर होगा। उसको राम को हम क्या बोलेंगे, डेटर बोलेंगे। कि जब गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट होता है, जब माल उधार बेचा जाता है, जब कैश में पेमेंट नहीं करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। वो कहता है कि मैं आपको 2 महीने में पेमेंट करता हूँ, यानी विद इन 1 ईयर वो पेमेंट कर देता है, तो वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, डेटर होगा। दैट इज कॉल्ड डेटर्स। ठीक है, और डेटर्स हमेशा बिजनेस की करंट असेट होती है। करंट असेट्स आपको बताया, जिसको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेटर हमेशा ऑलवेज करंट असेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी है क्रेडिटर्स। देखो बच्चों, क्रेडिटर्स क्या होता है? क्रेडिटर इज ए पर्सन और एंटरप्राइज
to whom an enterprise owes amount against credit purchase of goods or services taken. देखो, क्रेडिटर इज ए पर्सन और enterprises to whom an enterprises owes amount against credit purchase of goods and services taken. तो देखो, क्रेडिटर क्या होता है जिसको हम यहाँ पे समझते हैं, ये हुई राम, ये हमारा बिजनेस। इस बार बिजनेस ने राम से गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। बिजनेस ने राम से गुड्स परचेज किया किस पे? क्रेडिट पे, ठीक है। इस बार भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है कि वो पैसे अभी नहीं दे रहे। बिजनेस ने जैसे 10,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया, बिजनेस ने राम से गुड्स परचेज किया और बिजनेस ने राम को कहा कि मैं अभी आपको पेमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको आफ्टर 3 मंथ क्या कर दूंगा? पेमेंट कर दूंगा। बिजनेस ने राम से कहा कि मैं 10,000 रुपीज़ आपको आफ्टर 3 मंथ पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। राम ने बिजनेस ने गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट यानी उधार पे खरीदा और राम को पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो बिजनेस ने कहा कि राम सुनो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं 10,000 रुपये आपको आफ्टर 3 मंथ्स पे कर दूंगा। दैट मीन्स ये जो राम हुआ इसको बोलते हैं क्रेडिटर। राम बिजनेस के लिए क्या होगा? क्रेडिटर। और क्रेडिटर ऑलवेज क्या होते हैं? क्रेडिटर ऑलवेज बिजनेस के लिए क्या होते हैं? करंट लायबिलिटीज होते हैं। जो क्रेडिटर होते हैं, जो बिजनेस की क्या होती है? ऑलवेज करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ में पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो विद इन 12 मंथ में अगर पेमेंट हो जाता है तो उसको हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं, और वो क्या होता है? बिजनेस के लिए क्रेडिटर होते हैं। क्लियर? इसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं टर्मिनोलॉजी नंबर 7, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। देखो बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या होता है? आउटस्टैंडिंग को हम हिंदी में कह सकते हैं बकाया। इसको हम क्या बोल सकते हैं? बकाया। देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का मीन्स क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। जैसे ये हमारा 1 मंथ है, ये हमारा 1 मंथ है, 1 जनवरी से 31 जनवरी, ठीक है। यहाँ पे कोई बंदा काम करना स्टार्ट करता है, यहाँ पे कोई बंदा काम करना स्टार्ट करता है, तो उसको यहाँ इस पूरे महीने क्या करना होता है? काम करना होता है, पूरे महीने काम करना होता है, और यहाँ पे उसको क्या मिल जाती है? सैलरी मिल जाती है। जैसे 31 जनवरी को या 1 फेब को क्या मिल जाती है? उसको सैलरी मिल जाती है। यानी उसने पहले 31 डेज काम किया, उसने पहले 31 डेज काम किया, ठीक है, और उसको 1 फेब को क्या मिल गई? सैलरी मिल गई। तो 1 फेब को सैलरी मिल जाना, दैट मीन्स ये क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हुआ। ये उसके लिए क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होगा कि 1 जनवरी से वो 31 जनवरी तो काम कर रहा है, लेकिन उसको पैसा कब मिल रहा है? 1 फरवरी या 2 फरवरी, 3 फरवरी, कभी भी मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ठीक है। कि उसको
उसकी सर्विसेज का यूज तो पहले कर लिया गया, लेकिन उसको पेमेंट आफ्टर 1 मंथ किया गया, दैट मीन्स उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज बिजनेस की करंट लाइबिलिटीज होती है। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी नंबर 8, प्रीपेड एक्सपेंसेज। देखो जो प्रीपेड एक्सपेंसेज क्या होते हैं इसको भी समझते हैं। वही 1 जनवरी कि 31 जनवरी समझो। जैसे ये कोई बंदा, जैसे राम क्या करता है, मोबाइल यूज करता है और उसको क्या करवाना पड़ता है, अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाना होता है। वो क्या करता है, अगर उसको इस जनवरी के लिए कॉलिंग के लिए या इंटरनेट के लिए उसको क्या चाहिए, सर्विसेज चाहिए, उसको कॉलिंग या इंटरनेट के लिए जनवरी महीने में सर्विसेज चाहिए। ओके, उसको जनवरी महीने में कॉल करने के लिए या इंटरनेट चलाने के लिए सर्विसेज चाहिए। तो अगर इसको ये जनवरी के लिए सर्विसेज चाहिए तो इसको पहले रिचार्ज करवाना होगा। यानी अगर 1 जनवरी से इसको सर्विसेज चाहिए तो इसको 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को ही क्या करवाना पड़ेगा, रिचार्ज करवाना पड़ेगा। यानी उसने जनवरी के लिए जो सर्विसेज चाहिए उसके पहले ही उससे क्या मिल जाता है, उसको पहले ही क्या करवाना पड़ता है, रिचार्ज करवाना पड़ता है। तभी उन सर्विसेज का क्या कर सकता है, वो उस मंथ के लिए जनवरी में क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। क्लियर, कि जब हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज को लेने के लिए हम उसका पहले ही, सर्विसेज करने से पहले ही पेमेंट कर देते हैं तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेज बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेज। ठीक है, तो अब वो क्या करता है, जनवरी की सर्विसेज लेने के लिए वो पहले ही पेमेंट कर देता है, उसको सर्विसेज मिलती है बाद में, तो दैट मीन्स प्रीपेड एक्सपेंसेज। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेज बिजनेस के लिए क्या होती है, करंट असेट्स होती है। इसके लिए क्या होती है, करंट असेट्स होती है। क्लियर, इसके बाद में हम आगे समझते हैं रिसिप्ट्स। देखो बच्चों, रिसिप्ट्स क्या होता है, रिसिप्ट्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राप्तियां। ठीक है, यहाँ हमें जो क्या मिला है उसके लिए तो लिखो व्हेन अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स और गुड्स। व्हेन अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, कि जब हमें अमाउंट मिल जाती है या मिलने वाली होती है फॉर सेलिंग एसेट्स और गुड्स, एसेट और गुड्स को बेचने से अगर हमें अमाउंट मिल जाती है या मिलने वाली होती है तो उसको हम बोलते हैं रिसीप्ट्स। देखो समझो इसको, जैसे ये हमारा मोबाइल शोरूम, ये हमारा क्या है, मोबाइल शोरूम। मोबाइल शोरूम के लिए मोबाइल है, मोबाइल शोरूम के लिए जो मोबाइल शोरूम जिसने कर रखा है उसके लिए जो मोबाइल फ़ोन वगैरह होते हैं, अलग अलग टाइप के जो भी मोबाइल फ़ोन वगैरह होते हैं वो उसके लिए क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। क्लियर बात, मोबाइल शोरूम वाले के लिए जो मोबाइल होते हैं या वो चार्जर वगैरह बेचता है, लीड्स वगैरह बेचता है, वो सब क्या होता है, उसके लिए गुड्स होते हैं, यानी उसके लिए वो माल होते हैं। लेकिन अगर इसके पास में जो लैंड है या जो बिल्डिंग है या जो शोरूम का फर्नीचर है, ये उसके लिए क्या होते हैं, ये उसके लिए क्या होते हैं, असेट होती है। ये सब उसके लिए क्या है, असेट है। एक मोबाइल शोरूम वाले के लिए जो इसमें रेगुलर डीलिंग करता है परचेज एंड सेल्स की, मोबाइल खरीदता है, मोबाइल बेचता है, मोबाइल खरीदता है, मोबाइल बेचता है, तो उसके लिए मोबाइल क्या होंगे, गुड्स होंगे। और ये जो लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये सब क्या होगा, उसके लिए एसेट होगा। ऐसे ही आगे एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे टीवी शोरूम,
टीवी शोरूम वाले के लिए भी जो टीवीज होते हैं, अलग अलग कंपनीज के जो टीवीज होते हैं वो उसके लिए क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। और जो भी टीवी का शोरूम है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ठीक है, जो भी गोडाउन वगैरह है, वो सब उसके लिए क्या होती है, एसेट होती है। ठीक है, टीवी शोरूम के लिए टीवी क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, और ये सब हो जाएगी एसेट हो जाएगी। तो अब आगे समझते हैं कि जो एसेट्स होती है, जो एसेट्स होती है वो नॉट फॉर सेल होती है, नॉट फॉर सेल यानी बेचने के लिए नहीं होती है, या उनको रीसेल करने का पर्पज़ नहीं होता है कि जैसे आज आपने बिल्डिंग खरीदी कल वापस बेच दिया, आज आपने लैंड खरीदी कल वापस बेच दी। यहाँ पे जो शोरूम वगैरह के लिए जो भी है, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए परचेज की जाती है, इनका पर्पज़ रीसेल करने का नहीं होता है। नॉट फॉर, इसको लिख लो, नॉट फॉर रीसेल, ठीक है, नॉट फॉर रीसेल यानी रीसेल करने का पर्पज़ नहीं होता है। लेकिन मोबाइल शोरूम के लिए, टीवी शोरूम के लिए जो मोबाइल है या टीवीज है, इनका क्या होता है, पर्पज़ होता है रीसेल करने का। इनका पर्पज़ क्या होता है, रीसेल करेंगे तभी तो इनको प्रॉफिट होगा, उसके लिए ही बैठे हैं ये। आज खरीदेंगे, जो खरीदा है माल वो बिकेगा, उनको पैसे आएगा, फिर वापस खरीदेंगे, फिर वापस बेचेंगे। इनका पर्पज़ होता है रीसेल करना। लेकिन जो असेट्स वगैरह होती है, इनका पर्पज़ नॉट फॉर रीसेल होता है, रीसेल करने का पर्पज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इनको बेचने से जो पैसा मिलता है, इनको बेचने से जो पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। क्लियर? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी एसेट्स होती है, इनको अगर बेचा जाता है और उसके बाद में जो पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। और यहीं पे जो गुड्स होता है उसको हम रीसेल करते हैं, गुड्स वगैरह होता है, खरीदते हैं, बेचते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो इससे जो हमें पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कि जब गुड्स को बेचने से पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और एसेट्स को बेचने से जो अमाउंट हमें रिसीव होती है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। कि जब एसेट्स को बेच के पैसा किया जाता है, पैसा अर्न किया जाता है या पैसा मिलता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, और गुड्स को बेचने से जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में नेक्स्ट होता है फिक्टिशियस एसेट्स। देखो बच्चों, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, ये जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है वो ना तो क्या होती है, नीदर टेंजिबल और नॉर इनटेंजिबल, ना तो टेंजिबल और ना ही इनटेंजिबल। और इंटेंजिबल एसेट्स जो होती है यानी जो टेंजिबल भी नहीं होती है और इंटेंजिबल भी नहीं होती है, और दे आर लॉसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ, यानी जिसको अभी तक रिटर्न नहीं किया गया, नॉट येट, इसको हम ये लिख सकते हैं नॉट येट रिटर्न ऑफ, यानी जिसको अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं किया गया है। देखो, नीदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल, यानी जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है वो ना तो टेंजिबल होती है ना ही इंटेंजिबल होती है, और वो अमाउंट या जो अमाउंट नॉट येट रिटर्न ऑफ, जो अभी तक क्या नहीं हुआ, रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। देखो समझते हैं इसको, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है, सिंपल लैंग्वेज में फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है। ये हमारा बिजनेस, आपको पता है कि आज इस कंपटीशन मार्केट में बिजनेस को इस कंपटीशन मार्केट में टिकने के लिए या मार्केट स्टैंडिंग करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस करने होते हैं। मार्केट स्टैंडिंग करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस करने होते हैं, जिसमें एक एक्सपेंसेज होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज, एक होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस।
आपको पता है कि कंपनीज एडवर्टाइजमेंट करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज एडवर्टाइजमेंट करती है, तो उनको बहुत सारा पैसा खर्च करना होता है इस एडवर्टाइजमेंट में, पता है आपको। तो देखो हम समझते हैं कि इस बिजनेस ने अपनी कंपनी का एड करने के लिए अमिताभ बच्चन को हायर किया, इसने बुलाया अमिताभ बच्चन को। इस कंपनी ने अपना प्रचार करने के लिए, अपना एड करने के लिए अमिताभ बच्चन को क्या किया, हायर किया। और अमिताभ बच्चन ने क्या किया, इनसे इस एड करने के लिए कितने रुपए मांगे, 10 करोड़ रुपए। अमिताभ बच्चन ने कहा मैं एड तो कर दूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले में कितने पैसे चाहिए, 10 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, तो हम 10 करोड़ रुपए को क्या एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंसेस हम जो कर रहे हैं, क्या उसका बेनिफिट सिर्फ हमें एक साल ही मिलेगा? हम एडवर्टाइजमेंट पे जो पैसा खर्च करेंगे, क्या उसका बेनिफिट हमें सिर्फ एक साल के लिए ही मिलेगा? ऐसा तो नहीं है। आज मैं अपनी कंपनी का एड करता हूँ तो उसका प्रॉफिट मुझे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक मिलता रहेगा, ऐसा ही होता है। तो मैं चाहता हूँ इस 10 करोड़ रुपए जो मेरे को आज, अमिताभ बच्चन ये तो है नहीं कि आज 2 करोड़ रुपए ले लिए, अगले साल 2 करोड़ रुपए ले लिए, अगले साल 2 करोड़ रुपए, ऐसा तो है नहीं। उसको तो मुझे एक साथ देने पड़ेंगे 10 करोड़ रुपए। लेकिन मैं बिजनेस से इन 10 करोड़ रुपीज को एक साथ एक्सपेंसेज नहीं मान के क्या करूंगा, इसको इंस्टॉलमेंट में एक्सपेंसेज मानूंगा। जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और 5 ईयर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे अमिताभ बच्चन को 10 करोड़ रुपए दिए, यहाँ पे अमिताभ बच्चन को 10 करोड़ रुपए दिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 10 करोड़ रुपए की जैसे 5 इंस्टॉलमेंट बना लिया, कितने कितने की होगी, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ के लिए। यानी मुझे 10 करोड़ रुपए जो रिटर्न ऑफ करने हैं वो मैं 5 साल से कर सकता हूँ। एग्जाम्पल दिया आपको, 10 साल से भी कर सकते हो, 15 साल से भी कर सकते हो, जैसा आपका बिजनेस एक्सेप्ट करता है, जितना एडोप्ट करता है उस अकॉर्डिंग आप से सेट कर सकते हो। तो मैंने 5 ईयर्स के लिए 2-2 करोड़ रुपए क्या कर दिए, सेट कर दिए। तो इस साल मैंने जो 2 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी मैंने 10 करोड़ किया, लेकिन मैंने रिटर्न ऑफ कितने किए, 2 करोड़ रुपए किए। यानी इस साल मेरे कितने रुपए खर्च मानूंगा, इनको 2 करोड़ रुपए मानूंगा, कि जिसको क्या हो गया, इस साल रिटर्न ऑफ करूंगा, या 2 करोड़ रुपए क्या दिखा दूंगा मैं, इस साल एक्सपेंसेज दिखा दूंगा। ठीक है, तो मैंने 2 करोड़ रुपए यहाँ पे एक्सपेंसेस दिखाए, तो ये एक्सपेंसेस तो मेरी क्या होगी, रिटर्न ऑफ हो गए, मतलब इस साल यूज हो गया इनका, तो ये अमाउंट तो क्या होगी, रिटर्न ऑफ होगी। लेकिन जो अमाउंट रिटर्न ऑफ नहीं हुई है, कितनी अमाउंट रिटर्न ऑफ नहीं हुई है, 8 करोड़ रुपीज। समझ में आ रही है बात, कि 2 करोड़ रुपए तो इस साल, जिस साल स्टार्ट किया हमने उस साल के बिजनेस के लिए रिटर्न ऑफ हो गए। लेकिन जो अमाउंट रिटर्न ऑफ नहीं हुई है वो कितनी अमाउंट है, 8 करोड़, 2 2 2 और 2, टोटल कितनी अमाउंट रिटर्न ऑफ नहीं हुई है, 8 करोड़। और अपन ने यही लिखा था अभी कि फिक्टिशियस एसेट्स अमाउंट नॉट येट रिटर्न ऑफ, यानी जो अमाउंट रिटर्न ऑफ नहीं हुई है वो हमारी क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट्स होती है। वो हमारी क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट्स होती है। फिक्टिशियस समझ में आया कि विच अमाउंट नॉट येट रिटर्न ऑफ, जो अमाउंट अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं हुई है उसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स लाइक देन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं जो हमारे फिक्टिशियस एसेट से बिलोंग करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया फिक्टिशियस एसेट्स। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, डिस्काउंट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या होती है, डिस्काउंट। डिस्काउंट भी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड होता है कैश डिस्काउंट। वैसे आपने सुन रखा है कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, शायद अपनी डेली लाइफ में सुन रखा होगा आपने क्या होता है। तो देखो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फ़र्क होता है। ट्रेड डिस्काउंट देखो समझते हैं कि जैसे मैंने परचेज किए 1000 मोबाइल फ़ोन, मैंने 1000 मोबाइल फ़ोन परचेज किए,
एक मोबाइल फ़ोन की कीमत है 1000 रुपीज। टोटल कितनी होगी अमाउंट? 10 लाख रुपए होगी टोटल अमाउंट। यानी मैंने 10 लाख रुपए की क्या किया, मोबाइल परचेज किए, तो मैंने 10 लाख रुपए मुझे देने चाहिए। लेकिन मुझे कंपनी जिससे मैंने ख़रीदा है उसने मुझे 10% क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। उसने मुझे कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया? ट्रेड डिस्काउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो इसका 10% कितना होता है? 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज मेरा क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट। तो अब मुझे उस सेलर को, उस कंपनी वाले को कितने रुपए पे करने होंगे? 9 लाख रुपीज पे करने होंगे, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए डिस्काउंट मिल गया। मुझे कितने रुपए पे करने हैं? 9 लाख रुपीज। तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, क्या खासियत होती है कि जब मैं एंट्री करूंगा अकाउंटिंग की बुक्स में एंट्री करूंगा, तो वो एंट्री कितनी अमाउंट से करूंगा? 9 लाख रुपीज से करूंगा। और जो ट्रेड डिस्काउंट की जो अमाउंट है उसको कभी भी नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स, यानी जो ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट है उसको कभी भी अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स, अकाउंटिंग की बुक में इसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है। और जो भी एंट्री की जाएगी वो कितनी अमाउंट से? 9 लाख से की जाएगी। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में क्या होता है? देखो बच्चों, वही बात, मैंने परचेज किए 1000 मोबाइल फ़ोन, वही अमाउंट एक की अमाउंट है 1000 रुपीज़, मल्टीप्लाई कर लिया तो टोटल अमाउंट कितनी होगी? 10 लाख रुपीज़। क्लियर। 10 लाख रुपीज़ क्या होगी? टोटल अमाउंट होगी। अब मुझे क्या हुआ कि मैंने बिजनेसमैन से कहा, यानी मैंने उस कंपनी से जिससे खरीदे हैं उस कंपनी वाले को मैंने बोला कि 10 लाख रुपए मेरे पास अभी तो नहीं दे सकता मैं आपको, लेकिन मैं ये 10 लाख रुपए का जो पेमेंट है वो आफ्टर 3 मंथ आपको पेमेंट कर दूंगा। मेरी कंपनी वाले से बात हुई कि 10 लाख रुपए तो बहुत बड़ी अमाउंट है भैया, मैं आपको 10 लाख रुपए अभी पे नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 10 लाख रुपए मैं आपको आफ्टर 3 मंथ पेमेंट कर दूंगा। ठीक है। 10 लाख रुपए मैं आपको पूरे के पूरे 10 लाख रुपए आपको 3 मंथ के बाद में पेमेंट कर दूंगा। तो कंपनी वाला क्या देखता है कि मुझे ये 10 लाख रुपए पेमेंट 3 महीने बाद करेगा, तो मैं इसको क्या करूं कि इसको मैं 2% क्या दे दूं, कैश डिस्काउंट दे दूं, ताकि ये मुझे पेमेंट अभी कर दे। तो इसने क्या सोचा और इसने क्या किया? देखो, कंपनी ने इस परचेजर के सामने कंडीशन रखी कि 10 लाख रुपए आप जो मुझे 3 महीने बाद देने वाले हो, मैं आपको 2% कैश डिस्काउंट दे दूंगा। आप मुझे 10 लाख में से 2% कम दे देना, आप मुझे इस 10 लाख रुपए में से 2% कम दे देना, और ये पेमेंट आप मुझे अभी दे दो। ठीक है। 10 लाख रुपए में 2% आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, आप मुझे ये पेमेंट अभी दे दो। तो वो 2% कैश डिस्काउंट इसलिए देता है कि उसको 3 महीने के लिए ये पेंडिंग नहीं रहे, यानी उसको अमाउंट अभी रिसीव हो जाए, उसके लिए क्या देता है? 2% कैश डिस्काउंट दे देता है। तो हम इसको 2%, ये क्या करता है, ठीक है कि हमें 2% डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये 2% डिस्काउंट ले लेता है और उसको कंपनी को अभी पेमेंट कर देता है। तो इसका 10 लाख रुपए का 2% हम कैलकुलेट कर लो। 10 लाख रुपए का 2% कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 20,000 रुपीज। यानी अगर वो 3 महीने के बजाय उसको कैश ऑन डिलीवरी यानी उसी टाइम पेमेंट कर देता है, तो उसको 20,000 रुपये कम देने होंगे। तो कितने रुपए देने होंगे उसको? फाइनली 9,80,000 रुपीज ही ओनली पे करना होगा। अब उसको फाइनली कितने रुपए पेमेंट करने होंगे? 9,80,000 रुपीज। तो देखो, अब इसमें क्या डिफाइन हुआ कि कैश डिस्काउंट ऑलवेज रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स। कैश डिस्काउंट ऑलवेज रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स, यानी जो कैश डिस्काउंट होता है वो हमेशा अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड होगा।
ठीक है। और क्यों दिया जाता है कैश डिस्काउंट? प्रमोट अर्ली पेमेंट, प्रमोट अर्ली पेमेंट, यानी उसको अगर वो माल बेच रहा था या तो उसको पैसे कब मिलते? आफ्टर 3 मंथ मिलते, लेकिन उसने 2% कैश डिस्काउंट देके वो पेमेंट क्या कर लिया? उसी दिन ले लिया। तो यानी जल्दी पेमेंट रिसीव करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट ऑलवेज रिकॉर्डेड इन अकाउंट, और कैश डिस्काउंट हमेशा अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड होगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कभी भी अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, और जो भी एंट्री होगी वो केवल रिमेनिंग अमाउंट से ही करनी होगी। ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट टर्मिनोलॉजी, एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है? व्हेन अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी incurred for acquiring assets or goods and services। कि देखो कि when amount spent or liability incurred for acquiring assets or goods and services, कि जब कोई भी अमाउंट स्पेंड की जाती है असेट्स को एक्वायर करने के लिए या गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए या परचेज करने के लिए, जो भी हमें इस अमाउंट स्पेंड करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर भी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर existed in 1 year। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर existed in 1 year, यानी ऐसे एक्सपेंडिचर या ऐसे एक्सपेंसेज जिनका प्रॉफिट हमें 1 साल के अंदर ही मिल जाता है, इसका प्रॉफिट हमें विद इन 1 ईयर मिल जाता है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक देन सैलरी, वेजेज, रेंट, ये सब क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंसेज होते हैं एडजस्टेड इन 1 ईयर, जिनका हमें क्या होता है कि हम विद इन 1 ईयर ही उनको हम क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। विद इन 1 ईयर ही हम उसको क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे परचेज ऑफ असेट्स, कि जब हम असेट्स परचेज करते हैं तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, यानी हम असेट्स परचेज करने के लिए हमें एक बहुत बड़ी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? कि जैसे हम असेट्स परचेज करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। या जिसमें बहुत सारी अमाउंट इन्वॉल्व होती है या जिसको एक्वायर करने के लिए ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व की जाती है, तो वो भी क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट भी हमें आफ्टर 1 ईयर मिलता है। ठीक है, कि जो हम लॉन्ग टाइम के लिए परचेज करते हैं उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जो हम शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम मीन्स विद इन 1 ईयर के लिए परचेज करते हैं या विद इन 1 ईयर में क्या हो सकती है? वो एडजस्टेड हो सकती है, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी।
10 number of TCS assets. ठीक है बच्चों, हमने आज की क्लास में पढ़ा फर्स्ट कैपिटल, ड्राइंग, लाइबिलिटीज, असेट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, रिसिप्ट्स, fictitious असेट्स, डिस्काउंट और लास्ट हमने किया एक्सपेंडिचर। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू ऑल। आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब भी करना।